इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मेरी को, जो कि रे को उठा रही होती है और वो रे को अलग अंदाज में उठाती है। वो उसके ऊपर कूद जाती है जैसे वो हर दिन करती है। काजुकी कहता है किसी की तो सुबह हुई, जिसके बाद मेरी देखते है कि बाहर स्नो गिर रही है। रे कहता है क्या बाहर स्नो गिर रही है, तो फिर हम यहाँ फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, और वो मेरी के साथ यहाँ फ्रेंच टोस्ट बनाने लग जाता है। मेरी यहाँ अंडे फेंटती है और वहीं पे रे जो है वो ब्रेड सेक लेता है और ठीक से ये लोग बना देते हैं फ्रेंच टोस्ट। जिसके बाद काजुकी से टेस्ट करता है और कहता है कि तुम लोग पास हो गए, तुमने काफी अच्छा बनाया। मेरी और रे ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद मेरी अपने किंडरगार्टन के लिए तैयार हो जाती है और जूते उसे टाइट हो रहे होते हैं। काजुकी कहता है तुमने सब कुछ तो रख लिया। मेरी कहती है मैं हैंकरचिप भूल गई। यहाँ ये कहता है ठीक है। रे इसे फिर हैंकरचिप दे देता है। यहाँ ये रे का शुक्रिया करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ स्नो गिर रही होती है और मेरी कुछ बना रही होती है स्नो पे। यहाँ पे फिर रे कहता है कि आज से 1 साल पहले मेरी हमें क्रिसमस के दिन मिली थी। यहाँ फिर काजुकी कहता है कि हाँ, अब तो उसके जूते भी उसे टाइट हो रहे हैं। यहाँ पे मेरी ने एक सेंटा क्लॉज बनाया होता है। काजुकी कहता है कि तुमने सेंटा क्लॉज बनाई तो काफी अच्छी बात है। काजुकी फिर पूछता है तुमने सेंटा क्लॉज से क्या मांगा है। ये कहती है कि वो तो मेरी मम्मा ने सेंटा क्लॉज को बता दिया है। काजुकी सोच रहा था कि वो मेरी से पूछेगा कि उसे गिफ्ट क्या चाहिए, पर वो अब पूछ भी नहीं सकता। मेरी यहाँ डे केयर के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। ये तीनों फिर किसी तरह डे केयर तक पहुंच जाते हैं, जहाँ मेरी काफी चीज देख के हैरान होती है क्योंकि डे केयर में काफी ज्यादा सजावट हुई होती है। आना-चान यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि काजुकी और रे पापा आज मेरी को छोड़ने के लिए आए हैं। मेरी की मदर आपके साथ नहीं आई, वो क्रिसमस के दिन हमें ज्वाइन तो करेगी ना। काजुकी कहता है कि मेरी की मॉम को कुछ काम आ गया था, इसी वजह से वो क्रिसमस के दिन नहीं आ पाएगी। यहाँ पे फिर मेरी पूछती है क्या मामा नहीं आ पाएंगी। यहाँ पे ये कहता है कि तुम्हारी मॉम कहीं घूमने गई है काफी दिनों के लिए। दरअसल सैंटा के पास काफी सारे गिफ्ट थे, इसी वजह से उन्होंने तुम्हारी मम्मा को अपने पास बुला लिया ताकि वो गिफ्ट सब में बांट सके। यहाँ रे कहता है कि तुम इतनी जोर से गाना ताकि तुम्हारी मम्मा तक तुम्हारी आवाज पहुंच सके। मेरी कहती है ठीक है। यहाँ मेरी कहती है कि मेरे क्रिसमस की पार्टी में तो आप आओगे ना, मेरे से पिंकी प्रॉमिस करो। रे कहता है ठीक है और ये दोनों पिंकी प्रॉमिस करते हैं। फिर हम देखते हैं आना-चान इन दोनों को कहती है कि मेरी काफ़ी अच्छा गाती है, मुझे अच्छा लगेगा आप उसे गाते हुए सुनोगे तो। यहाँ ये लोग कहते हैं ठीक है हम ज़रूर से सुनेंगे। फिर हम देखते हैं ये लोग क्यू-चान के वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ क्यू-चान एक जगह वेट कर रहा होता है। ये दोनों यहाँ पे आके कहते हैं हमें माफ़ करना, हमने तुम्हें वेट करवाया। ये कहता है मेरी की मॉम के साथ जो भी हुआ उसमें मेरा भी हाथ था, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्यू-चान फिर कहता है कि मेरी के डॉक्यूमेंट्स फेक है, तो पुलिस कुछ दिन तक मेरी के डे केयर तक नहीं जाएगी। यहाँ पे ये लोग फिर गन निकाल लेते हैं। क्यू-चान कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत है क्या। ये दोनों कहते हैं हाँ इसकी तो जरूरत है ही। वो सीधा सीधे बात नहीं करते। यहाँ काजुकी कहता है हमें कुछ हो गया तो मेरी को तुम क्रिसमस का गिफ्ट दे दोगे ना। क्यू-चान कहता है तुम अपने हाथ दे देना, मेरे से ये बात मत करो, और मैंने काफी ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। क्यू-चान इन्हें फिर एक पैकेट देता है जिसके अंदर सैंटा क्लॉज की ड्रेस होती है। काजुकी फिर कहता है कि अगर हम भाग भी गए तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो हमें मार देंगे किसी ना किसी तरह, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे ना आए और हम इस चीज को एक बार में ही सेटल कर दे। रे फिर कहता है काजुकी क्या तुम्हें सैंटा क्लॉज में बिलीव है। ये कहता है कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो ठीक से मेरे मॉम डैड की शक्ल भी याद नहीं है, तुम सैंटा क्लॉज की बात कर रहे हो। यहाँ पे कहता है मेरे भी सेम ही है। रे फिर कहता है कि मेरी सैंटा क्लॉज में बिलीव करती है और ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को खुश रखे चाहे जो हो जाए। यहाँ ये कहता है कि तुमने सही कहा, अडल्ट सचमुच शक है, यानी कि सबसे बेकार होते बड़े। यहाँ ये कहता है कि मैं सेंटा क्लॉज का प्ले करूंगा। काजुकी कहता है वो तो मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे फिर कहता है इसके अंदर 2 सूट्स है सेंटा क्लॉज के, तो फिर ये लोग कहते हैं ठीक है हम दोनों एक साथ पहन लेंगे। जिसके बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं, यानी कि रे के डैड के ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे, जहाँ पे रे कहता है मुझे बॉस से बात करनी है। जिसके बाद इन दोनों की चेकिंग होती है। यहाँ रे को तो ये लोग अंदर ले रहे होते हैं, पर काजुकी को यहाँ पे एक आदमी वेट करने के लिए बोलता है बाहर। तो रे कहता है कि वो मेरा पार्टनर है, उसे आने दो। यहाँ ये लोग कहते हैं लगता है तुम्हें अपने पोजीशन के बारे में यहाँ पे पता नहीं है रे, और ये बॉस का ऑर्डर है तुम्हें डायरेक्ट वहाँ पे ले जाने का। काजुकी कहता है अरे तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता, तुम लोग हमें हल्के में ले रहे हो, तुम्हें पता है वो इंसान वो खुद एक जीता जागता वेपन है। फिर ये सभी के सभी इन दोनों के ऊपर गन तान देते हैं, पर रे मौका देख के इन चारों को फिनिश कर देता है। पर आगे के ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि रे और काजुकी ने बॉडीगार्ड्स को मार दिया और वो अंदर आ रहे, जिसकी वजह से सब चौकन्ना हो जाते हैं। और वहीं पे वो आदमी भी कहता है तुम लोग फाइनली यहाँ पे आ गए, लगता है अब गेम शुरू होगा। जिसके बाद देखते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टीम इन दोनों के ऊपर गोली चला रही होती है, पर काजुकी किसी तरह अपनी कार को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। कहता है कितना मजेदार है ये, मैं अपने गाड़ी से हमेशा ये करना चाहता था। और वो गाड़ी से स्टंट करवाता है, पर इससे पहले वो वहां तक पहुंचता उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि उसकी बोनट पे किसने गोली मारी होती है। और ये और कोई नहीं, ये वही आदमी जिसका नाम ओगिनो है उसने ही मारी होती है। रे
कहता है लगता है हमें जल्दी से इसे फिनिश करना पड़ेगा। काजुकी कहता है चिंता मत करो, हम इन्हें खत्म कर देंगे। पर जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसते हैं चारों तरफ से इनके ऊपर गोलीबारी चालू हो जाती है। रे फिर कहता है कि लगभग 8 एनिमीज है और तुम राइट से जाना, मैं लेफ्ट से जाऊंगा, मैं स्मोक बम फेंक रहा हूँ। और ये दोनों स्मोक बम फेंक देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे स्मोक फैल जाती है और ये दोनों मिलके साइड साइड के गार्ड्स को मार देते हैं। 2 गार्ड्स रे के ऊपर गोली चला रहे होते हैं पर काजुकी उन्हें मार देता है और कहता है अभी लगता है कुछ खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद रे को बुलाता है, रे तुमने खत्म कर लिया क्या? पर उतने में यहाँ ओगेनो आ जाता है। यहाँ ओगेनो कहता है क्या तुमने अपने आखिरी वर्ड सुन लिए? सीन फिर जाता है मीरी के डे केयर के यहाँ पे, जहाँ पे वो कई सारी चीजें बना रही होती है। तो आना-चान पूछती है कि तुम इतनी सारी चीजें क्यों बना रही हो? मीरी कहती है वो काजुकी पापा और रे पापा के लिए सब बना रही है ताकि वो सरप्राइज दे सके उन्हें। वहीं पे हम देखते हैं रे को, जो कि ओगेनो कहता है कि आओ मुझसे लड़ो ओगेनो, और इन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और गन फाइटिंग के दौरान ये काजुकी को छोड़ देता है और रे के पीछे पड़ जाता है और रे के ऊपर गोली चलाने लग जाता है और रे भी उसके ऊपर गोली चला रहा होता है। पर रे कहता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ बात करने के लिए आया हूँ। ओगेनो कहता है कि धोखेबाजों से हम बात नहीं करते और जितने लोगों ने आज तक ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया है वो सभी के सभी मरे हैं और उनके आखिरी वर्ड डेथ ही होता है, चाहे जो तुम कर लो, और मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। और जल्दी से मुझे अपने आखिरी वर्ड बताओ, मुझे जल्दी से वो वर्ड सुनने दो, इससे पहले तुम मर जाओ। वहीं पे हम देखते हैं काजुकी दूसरे बॉडीगार्ड से लड़ रहा होता है। उधर में काजुकी का पीछे का गेट टूट जाता है और रे वहां पे गिर जाता है। रे को ये साइड ले आता है। यहाँ ये रे को कहता है कि रे जल्दी उठो। उतने में यहाँ ओगेनो आ जाता है और कहता है सुवा फैमिली के वंशज, तुमने क्या अपने आखिरी वर्ड सुन लिए क्या? उतने में काजुकी कहता है कि तुमने ओनासाका मिसाकी के आखिरी वर्ड्स मुझे याद करने के लिए कहे थे ना, मैंने उसे याद कर लिया, अगर तुम्हें वो वर्ड चाहिए तो मेरे पीछे आओ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और ये यहाँ पे दौड़ते हुए काजुकी को किचन में ले आता है। पर काजुकी कुछ करता है, उसके पाँव में एक गोली मार देता और कहता है कि बहुत हुआ, अब मुझे आखिरी वर्ड्स बताओ उस लड़की की। यहाँ ये कहता है पता है उसके आखिरी वर्ड्स क्या थे? उसके आखिरी वर्ड उसकी बेटी के नाम थे। यहाँ ये कहता है कि बहुत बढ़िया, कम से कम वो मरने से पहले अपनी प्यारी बेटी को तो देख पाई। मैंने सुना तुम्हारी वाइफ भी मारी गई थी कुछ साल पहले, या तुमने भी मरने की कोई जगह चुन ली है? पर मरने से पहले मुझे अपने आखिरी शब्द दे के जाओ कुरोसाका काजुकी, अपने आखिरी वर्ड्स बताओ मुझे। ये कहता है कि अगर मैं मरूंगा तो मैं तुम्हें साथ लेके मरूंगा। यहाँ पे ये इसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है पर उसके पास सिलेंडर होता है। उतने में रे चाकू लेके इसके पीछे वार करने के लिए आ जाता है पर ये देखी गर्दन दबा देता और कहता है कि तुम भी बिना कुछ बोले मर जाओगे। पर उतने में काजुकी इसकी गर्दन में चाकू छेड़ देता है। इससे पहले कि ये काजुकी को पकड़ता, रे उसे किसी तरह मार देता है और चाकू इसके आर पार हो जाता है और वहीं पे इसका डेथ हो जाती है। पर फिर भी इसके अंदर कुछ जान बची होती है। रे फिर काजुकी को किसी तरह उठाता है और कहता है क्या तुम एक ऑनरेबल डेथ मरने वाली थी आंख में? ये कहता है बिल्कुल नहीं, मेरी को पीछे छोड़ के मैं कैसे मर सकता था, और वैसे भी हमने पिंकी प्रॉमिस किया उससे। अब फाइनली ये दोनों रे के डैड से बात कर सकते हैं। पर इससे पहले ओनिगावा मरता वो अपने कुछ आखिरी वर्ड्स लिखने वाला होता है, पर यहाँ पे ये लोग लाइटर फेंक देते हैं जिससे यहाँ पे आग लग जाती है। यहाँ पे फिर ये काजुकी की मरम पट्टी कर देता है। रे फिर कहता है कि काजुकी बहुत हुआ, मेरे लिए गाड़ी तैयार कर दो नीचे, ये मेरे और मेरे डैड के बीच की बात है। काजुकी कहता है क्या तुम ठीक तो होंगे? ये कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा, वैसे भी मैंने पिंकी प्रॉमिस किया है। रे अपने डैड से बात करने के लिए आ जाता है और कहता है मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इसके डैड कहते हैं कि इसकी परमिशन मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, तुम इस फैमिली के हायर हो और इस फैमिली के बिजनेस चलाना तुम्हारा काम है और लोगों को मारना भी तुम्हारा काम है, मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दे सकता। ये तुम्हारा फेथ है और तुम मुझे कह रहे हो तुम एक आराम से जिंदगी जीना चाहते हो, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहते हो। रे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो कहता है मैं ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहा हूँ। पर उसके डैड उसके ऊपर गोली चलाने लग जाते हैं, पर इससे पहले उसके ऊपर गोली लगती, यहाँ रे उसके डैड को शूट कर देता है। उसके डैड फिर कहते हैं अगर तुमने मुझे यहाँ पे मार दिया तो ऑर्गेनाइजेशन वापस से उठ खड़ी होगी और तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढेगी, और जब तक तुम मर नहीं जाते वो तुम्हें ढूंढ के किसी तरह मार ही देगी। रे यहाँ ये कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मुझे मार दो पर तुम अपने ब्लड लाइन से नहीं भाग सकते। रे कहता है कि आपसे दूर होने के बाद मुझे कई चीजों का एहसास हुआ, ये इस दुनिया का काला सच है, किसी को मारना और किसी को मरवाना ये काम हमेशा इस दुनिया में रहेगा, और आज तक मैं इसलिए सरवाइव कर पाया क्योंकि आपने मुझे सिखाया कि कैसे सरवाइव करते हैं। आपसे दूर रहने के बाद मुझे और कई अलग चीजों का एहसास हुआ कि कैसे मेरा दोस्त जो कि मदर नेचर का है, जो कि अपनी फैमिली का ध्यान रखता है, और जैसे कि आप फैमिली के साथ जब सोते हो वो काफी ज्यादा
कंफर्टेबल होता है और कैसे आप उस बच्चे का ध्यान रखते हो जो कि बीमार होती है, कैसे आप अपनी फैमिली के साथ फ्रेंच टोस्ट बनाते हो, कैसे आप फेरी व्हील्स के वहाँ पे नज़ारे देखने के लिए चाहते हो। ऐसी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे इसके डैड कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, जितना तुम स्ट्रगल कर लो, तुम इस ब्लड को शेयर करते हो और तुम इस ब्लड से नहीं भाग सकते। ये कहता है अगर मैं इस ब्लड के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, काजुकी और मेरी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये ब्लड मेरे किस काम का। और ये अपने ही हाथ में गोली मारता है और कहता है कि अब तो मैं आपके लिए किसी काम का नहीं हूं ना डैड। और रे अपने फादर को फेयरवेल कहते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके फादर इसके ऊपर गन तो तानते हैं पर इसके ऊपर शूट नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं जब काजुकी देखता है रे को, वो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ये कहता है कुछ नहीं, मैंने अपने हम में खुद गोली मारी है। रे फिर गाड़ी में बैठने के बाद काजुकी से पूछता है, काजुकी क्या हम चेंज हो पाए। ये कहता है कि हम चेंज तो हो गए पर अभी भी हमारे पास बहुत ही लंबी रोड है जिसके बाद हम चेंज हो सकते हैं। हमें फिर मीरी के डे केयर में दिखा जाता है जहाँ सारे बच्चे गाना गा रहे होते हैं। यहाँ सभी के पेरेंट्स आए होते हैं। मेरी काजुकी और रे को ढूंढ रही होती है और वो भी कुछ देर में आ जाते। मेरी इनको देख के काफी ज्यादा खुश होती है। रे फिर मेरी से पूछता है क्या तुमने जोर से गाना गाया। मेरी कहती है हाँ मैंने बहुत जोर से गाना गाया ताकि मेरी मॉम तक गाना पहुंच सके। यहाँ पे ये कहती है कि सेंटा क्लॉज ने मेरी विश पूरी कर दी। इसके दोनों डैड इसके पास है। यहाँ आनाचान भी आ जाती है और कहती है कि आप तीनों सेम लग रही हो। ये दोनों ये चीज को उतार नहीं सकते क्योंकि इसके पीछे तो ब्लड ही लगा हुआ है। जिसके बाद आनाचान इन तीनों की फोटो खींचती है। फिर हमें करीब 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेरी अब बड़ी हो चुकी है और अपने मॉम को बाय कहते हुए अपने हाई स्कूल की तैयारी करते हुए नीचे उतर जाती है। हमें फिर काजुकी और रे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाते हैं। कुछ देर में यहाँ पे मेरी आ जाती है जिसको देख के ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि फाइनली मेरी तुम्हारा हाई स्कूल अब चालू होने वाला है और तुम एक हाई स्कूल गर्ल बन चुकी हो। काजुकी कहता है फाइनली इस रेस्टोरेंट को खोलने के बाद जितना भी हमने कितनी भी मेहनत की फाइनली वो पे ऑफ हो गई तुम्हारे इतने हार्ड वर्क से। 10 साल हो गए शॉप को खुले हुए और तुम्हें देख के मुझे आज भी काफी ज्यादा खुशी हो रही है मेरी। यहाँ पे मेरी फिर रे का बनाया हुआ खाना खाती है तो यहाँ पे मेरी कहती है कि रे पापा हमेशा अच्छा खाना बनाते। काजुकी कहता है कि मैं भी तो अच्छा बनाता हूँ और मेरी कहती है कि रे पापा का जो टोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जिसके बाद मेरी कहती है इधर आ जाओ आप पापास। जिसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। ये कहती है कि हमें एक फैमिली फ़ोटो खींचनी चाहिए। यहाँ पे ये तीनों फिर एक फैमिली फ़ोटो खींचते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि मेरी कैसे कैसे बड़ी हुई, मेरी कैसे मिडिल स्कूल में गई, कैसे उसने आनाचान को गुड बाय कहा डे केयर के बाद। और वहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं क्रिसमस की फ़ोटो और जो कहानी है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है। गाइस होपफुली आपको मज़ा आया हो क्योंकि एक सीज़न में ये पूरी कहानी ख़त्म हो गई। मुझे तो ये अच्छी लगी स्टोरी एंड मैं इसके क्रिएटर्स को धन्यवाद कहूँगा इसी स्टोरी लिखने के लिए और बनाने के लिए एनिमेशन में। एंड यार बस यही कहूँगा, आपको अगर हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आई मेरे चैनल की तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी एक नई एनिमीज लाऊंगा, आपको मज़ा आएगा और मुझे बस एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। आप देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।